श्रद्धा सहित वनिकर्म मुक्त चेतन साधर्मी सब हमारे बचपन हो या जवानी मिल जाए एक रंग में पर में मिले जो पानी पापों का जब तांडव पहले बनों में कायल जब धर्म की दुबेला पहले हो हम उजागर संपत्ति जब निकट हो बन जाऊं मैं विनयी विपुलाए आवे सम्मुख छोड़ूं कभी न मैं दी जब तन में उपजे व्याधि या मन में होवे आदि न चाहूं कुछ उपाधि गुरु पद में हो समाधि। जब इस मंगल भावना को प्रार्थना का रूप दिया जाता है तो इस मंगलमय वातावरण से किसी को ये नहीं कहना पड़ता कि अब आपको मुस्कुराना है, भूल जाते हैं आप, क्योंकि मंगल और वातावरण के लिए मानसिक रूप से मांगलिकता और वाचनिक रूप से मांगलिकता तो हो गई, अब कायिक रूप से मांगलिकता सिर्फ मुस्कान के रूप में शेष रह जाती है जो आप लोग को करनी है। कल बात चली थी जॉब वर्सेस एजुकेशन, है ना। अब आज एक उसी चीज को एक नए फॉर्मूला लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये वाली बात नहीं रह पाती कि हमें करना क्या है। कई बार तो दूसरों के बनाए गए लक्ष्यों पर चलते चलते हम अपना जीवन जिया करते हैं। मुझे पता ही नहीं होता कि मेरी प्रतिभा और मेरा लक्ष्य मेरा स्वयं का बनाया हुआ है अथवा दूसरे के द्वारा थोपा हुआ है। और आज कैरियर काउंसलिंग के बहुत बड़े बड़े बाजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कैरियर काउंसलर हैं जिनके जीवन में सिर्फ इतना ही कैरियर बचा कि वो सिर्फ कैरियर काउंसलर बन सकते हैं। आज समझ में आपको आ रही है। यदि उनके पास कुछ और कैरियर बचा होता तो काउंसलिंग में आज क्यों करते हैं। तो ऐसे उन्होंने अपना कैरियर इसी में ढूंढ लिया है। अब उनसे आप अपनी कैरियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं। उसके पहले एक उदाहरण आप कभी आपने रॉक क्लाइंबिंग करते हुए किसी को देखा? रॉक क्लाइंबिंग का मतलब पर्वतारोहण देखा, टीवी में देखा हो या खुद किया हो या किसी को करते हुए आपने फोटोग्राफ्स में देखा हो, ठीक है ना। अब उस कैरियर रॉक क्लाइंबिंग करते वक्त किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? रस्सी, हैमर, हुक्स, हेलमेट, वो क्लाइंबिंग सूट, जूते, सॉक्स और कुछ ज्यादा ऊंचाई है तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ विल पावर, कॉन्फिडेंस और कुछ, सब कुछ आपने बोल दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो आपने नहीं कही। सबसे पहले उसका अपना रॉक होना आवश्यक है, उसका अपना स्वयं का पहाड़ होना आवश्यक है अथवा उस पहाड़ पे चढ़ने की परमिशन होना आवश्यक है। पता क्या है, हम दूसरों को पहाड़ चढ़ते वक्त उसने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है उन सब चीजों का इकट्ठा करके पहाड़ बनाने लग जाते हैं। अब मेरे लिए दो पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, एक तो इंसानों का पहाड़, और उसको अपने ऊपर लाद लिया है तो पहले उस पहाड़ को उतरो, फिर उसके बाद साधनों का प्रयोग करके उस पहाड़ पर चढ़ो। अरे एक पहाड़ चढ़ने की कुवत है नहीं, वो दो दो पहाड़ अपने सामने हम रख लेंगे। ऐसा क्यों होता है? मेरा अपना स्वयं का लक्ष्य मुझे पता नहीं होता, और इसकी वजह है मात्र मेरा पहाड़ मेरे सामने, यानी मेरा लक्ष्य मेरे सामने मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर पहाड़ तो सामने खड़ा हो गया है तो मैं उस ओर क्या है वो देख नहीं पाता।
वहां से आई हुई हवा को फील कर नहीं पाता। तो जब अपने आप को सफोकेट महसूस करता हूं, दम जब रुकता है, तो बिना इन साधनों के भी उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब साधनों के बगैर पहाड़ चढ़ा जाता है, इसी का नाम साधना होती है। और जब साधना हमारे जीवन में आ जाती है, तो फिर साधनों की अनदेखी कोई बड़ी बात नहीं होती है। नहीं है तो उसने क्या इस्तेमाल किया, उसने क्या यूज किया, उसने क्या लाया, क्या किया, इन सबको देखते देखते मैं अपनी एनर्जी को इतना डाइल्यूट करने लग जाता हूँ, डाइवर्ट कर देता हूँ कि फिर अंत तक जब साधन इकट्ठे होते हैं, एनर्जी समाप्त हो जाती है। अब क्या करो? सामर्थ्य, समझ और समय, ये तीनों हर अवस्था में नहीं पाए जाते। बाल्यावस्था में समय तो है, सामर्थ्य नहीं। युवावस्था में सामर्थ्य है, समझ है, लेकिन समय नहीं। और वृद्धावस्था में समय है, समझ है, लेकिन सामर्थ्य नहीं। इन तीनों के अभाव में हमारी तीनों अवस्थाएं यूं ही बर्बाद हो जाया करती हैं। जब तक तीनों की हम रामबंदी करते हैं, तब तक यहां से चल बसे होते हैं। ऐसा जीवन जीने के साथ हम आखिरकार क्या है जो अपने जीवन में उपलब्धियों के रूप में सामने आता, लेकिन अंत में अफसोस के रूप में हम छोड़ दिया करते हैं। कारण एक ही है, हमारे पास अपना लक्ष्य निश्चित नहीं। हम दूसरों के बजाय हुए, दूसरों के बताए हुए लक्ष्य पर चल रहे होते हैं। और जब चल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस तो होता नहीं, क्योंकि दूसरों के बताए हुए लक्ष्य हमारे सामने है। सिर्फ गुरुओं के पास हमें और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इतना मिलता है। क्या मिलता है? एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि सारी बातें जो हम कहते हैं उनको उदाहरणों में तब्दील करके इसलिए बताते हैं ताकि आपको बाद में भले मिस हो जाए, लेकिन उदाहरण याद आते ही आपको बात रिकॉल होता है। एक उदाहरण, आपने जहाज देखा, पानी का जहाज, टीवी में तो देखे होगा, साक्षात भी देखा। तो उस जहाज में दिशा सूचक यंत्र जो होता है, जिसको कंपास बोलते हैं, उसी से ऐसा नहीं कि वहां पर सूरज को देख कर यहाँ ये पूरा है, तो बाएं तरफ खड़े हो जाओ तो उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, पीछे पश्चिम, ऐसा कौन वहां पर है? समुद्र है, आज समुद्रों में तो तूफान भी आए रहते हैं, बादल तो छाई रहते हैं, तो वहां का सूरज देखता, चांद देखता। तो वहां पर कंपास के माध्यम से डायरेक्शन मेजर की जाती है। अब किसी ने ये तय किया कि यहाँ से 161.2 डिग्री पर ईस्ट में जाएंगे तो हमें जापान मिल जाएगा। बहुत अच्छा, 161.2 डिग्री हमने सेट किया और जापान। एक दूसरा प्रतिमानदार था, उसने कहा अरे 161.2 हो चाहे 161.3 हो, माइक्रोन में कितना अंतर पड़ता है? कोई जापान भी इतना सा देश तो है नहीं कि 0.1 में हम जापान मिस करते हैं। जापान तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और हमें तो 0.1 का डेविएशन यानी 0.1 का अंतर ला रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा उस बंदर लाए बिना खड़े हो, यहाँ खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारत से आप चले 0.1 डिग्री का अंतर आपने अपने दिमाग में लाया, उस कंपास में सेट किया, और जब हजारों किलोमीटर दूर आप गए जापान की ओर, तो जापान की जगह कोरिया मिलता है, जबकि जापान और कोरिया में भी हजारों किलोमीटर का अंतर हो सकता है। यहाँ पर 0.1 डिग्री का आपने डेविएशन कॉम्प्रोमाइज किया और रिजल्ट में हजार। गुरु के पास आने के बाद सिर्फ इतना ही होता है, चलना भी आपको है, ईंधन भी खर्च करना है आपको है, समय भी लगाना आपको है। सिर्फ गुरु आपकी दिशा एक्यूरेट बता देते हैं कि आपको 0.1 डिग्री का भी डेविएशन स्वीकार नहीं करना है। फिर आप जाओगे, आज जाओ चाहे कल जाओ चाहे 1 साल बाद जाओ, जब भी जाओगे आपको जापान मिल जाएगा। इतनी सी बात जब यहाँ मिलती है, तब तो जाकर के सदाचार की कक्षा भी क्यों ना हो, लोग अपनी अनुभव को जल्दी नजर आ करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.1 डिग्री का अंतर है। अब जब लक्ष्य तैयार हो गया, अब लक्ष्य तैयार
करने के बाद इतना ही नहीं होता कि लक्ष्य के प्रति हमारी ईगरनेस बढ़ाई जाए, लक्ष्य के प्रति हमारी भूख बढ़ाई जाए। अब हम क्या बनाते हैं? पहली बात तो अपना लक्ष्य नहीं मिलता, दूसरों के लक्ष्य चलते रहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने पहले बीटेक किया और बीटेक करने के बाद यदि वो एलएलबी करने का सोचे तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, अरे कैसा बेवकूफ है, बीटेक के बाद कभी एलएलबी किया जाता है क्या? अरे तुम्हें एलएलबी करना था तो बीकॉम कर लेते, बीए कर लेते। आप उनसे पूछो, भाई साहब क्या कभी आपने बीटेक के बाद एलएलबी किया? नहीं किया, मैं करूँगा, पागल हो गया। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि बीटेक के बाद एलएलबी नहीं करनी चाहिए? भाई जिस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उस बारे में आप कहने के और सलाह देने हकदार कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही सलाहकार, ऐसे ही काउंसलर, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बाजार में मौजूद हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स की यदि पर्सनल लाइफ में यदि आप ध्यान के देखो, कई लोग आ जाते हैं हमारे पास, महाराज जी एक वेबिनार लगा करके आ रहा है, एक सेमिनार लगा करके आ रहा है, कायदा मोटिवेशनल स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीच वहां पर चल रहे थे हमारे। अच्छा, थोड़ी चर्चा हुई यहाँ आके, महाराज एक समस्या है। अरे आपके जीवन में समस्या है, आप तो कईयों का समाधान करके यहाँ पर आए और हम बोलते समस्या है। महाराज अब आपको सब समझते, सबके सामने नहीं होता है, उस समय सब लोग उनके सामने ऐसा बताना पड़ रहा था। अब आप अकेले हैं, अब गुरु से क्या छुपाना? महाराज समस्या है। हमने उनसे कहा भाई आप ऐसी कई बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान देकर आए और आप इतनी समस्या को नहीं समझ पाए। बोले महाराज बताना अवश्य अलग बात है और अलग से चुकाना अलग बात है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? महाराज ये समस्या है। मतलब उनके जीवन में एकमात्र मोटिवेशनल स्पीचेस अर्थोपार्जन का जरिया बन गए हैं। एक उनका कैरियर बचा कि अब वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं, बाकी सारे कैरियर उनके जीवन से समाप्त हो चुके हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस या मूवी सुन करके, देख करके हम अपने जीवन में मोटिवेट होने का प्रयास कर रहे होते हैं। बहुत सारी मूवीज हैं, भाग मिल्खा भाग, फास्ट एंड फ्यूरियस, फाइनल डेस्टिनेशन। महाराज ये आपने कैसे देखी? आप देखते हैं क्या? महाराज किसी को भी देखते ना, मूवी को देखते थे, उनको देखते हैं जो देख करके आए होते हैं, वो समझ जाते हैं कितने मोटिवेट हुए हैं। ऐसी एक भी मोटिवेशनल मूवी का नाम आप बताओ जिसको देख के आप मोटिवेट रह पाए, है कोई एक नाम? वो कभी तो सिर्फ इतना सा कि उसका हैंडसेट कैसा था, उसका हेयर स्टाइल क्या था, उसकी क्लॉथिंग क्या थी। अरे ये तो उसको बिना देखे भी आप बाजार में बहुत देख सकते हो, लेकिन जो उसमें आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए था वो आपको मोटिवेट क्यों नहीं कर पाया? इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसमें जो काम करने वाले कैरेक्टर हैं उनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है। और यहाँ पर कोई भी साधु आपको 5 मिनट भी देता है तो आप अंदर तक इंटरेक्ट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्यों? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जब मोटिवेशनल मूवी के लिए भी मूवी आवश्यक नहीं है तो फिर दूसरी मूवी तो वैसे आवश्यक है नहीं। भारत बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर लक्ष्य के बारे में जो आप बता रहे थे उस पर तो आओ। हाँ, हम लक्ष्य से भटके नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य की बात को बताने के लिए भी आपके जो दो लक्ष्य हैं उनसे हटाना आपको आवश्यक है। तो अब लक्ष्य जैसे तैयार कर लिया, पहले क्या सोचते द बेस्ट हमारा ऑप्शन करना चाहिए। सुन लो भाई, दुनिया में द बेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। महाराज द बेस्ट कुछ नहीं होता तो फिर ये सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री थी क्यों रखी? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट शब्द अलग कर दिया जाए, हाँ अलग कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। शब्द मात्र होने से उसके अस्तित्व को जरूरी तो नहीं। महाराज फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? दुनिया में द बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। बेस्ट बनता है, कैसे बनता है? बेटर को अपनाते जाओ और बेटर को छोड़ते जाओ, इसी का नाम द बेस्ट होता है। बात समझ में आई? बेहतर को अपनाते जाओ और कड़वे को या बदतर को छोड़ते जाओ, इसी का नाम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन मैं चुनूंगा, सर्वश्रेष्ठ विकल्प मैं चुनूंगा, इस जीवन में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ समय गंवाएं। सर्वश्रेष्ठ समय है, उस समय में हम बेहतर विकल्प क्या है उसको चुने और बदतर जो था उसको छोड़ दें, यही जाकर के अंत में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। एक और आपके दिमाग
में बात चलती है हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। समझ में आ रही बात? कुछ लोग बोलते बोले महाराज जी इंग्लिश की बात जल्दी समझ में नहीं आती, हम हिंदी बता देते हैं क्योंकि इन लोगों को प्रोवर्ब इंग्लिश में रटी हुई है, इसलिए इनको बताने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ता है, कांटे को निकालने के लिए कांटा उपयोग करना पड़ता है। आप इंग्लिश से समझते नहीं है, लेकिन इंग्लिश का कांटा आपके दिमाग में घुसा है तो उसको निकालने कैसे, तो एक दूसरा कांटा लगा देते हैं और आप बोलते महाराज जी आप इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश बोल नहीं रहे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, जो इसका अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, इतना ही। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, इस नाम में कोई चीज होती ही नहीं है। महाराज अब तो थोड़ा सा पानी गिर गया, ठंडा हो गई, कम से कम दिमाग को ठंडा करके बोलना चाहिए। ऐसा आप बोल नहीं पाओगे, हम ही बोल रहे हैं आपके लिए ऐसा नहीं, बिल्कुल हम ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं। दुनिया में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क होता है। क्या फर्क होता है वर्क में और हार्ड वर्क में? सुनो, जब आपका लक्ष्य किसी एकाध काम के साथ जुड़ता है तो उसको आप वर्क बोलते हैं, और जब आपका लक्ष्य ईट विद द गोल, ड्रिंक विद द गोल, स्लीप विद द गोल, वेक अप विद द गोल, रन विद द गोल, स्टॉप विद द गोल, लर्न विद द गोल एंड लिव विद द गोल, इस सहजता के साथ होता है तो दूसरे कह रहे होते हैं तो बहुत हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हम तो बहुत इजी वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने लक्ष्य को अपने कामों के साथ बिजी कर रखा होता है। और जब ऐसा ना करके कभी कभार वर्क हार्ड करने की कोशिश करते हैं तो वर्क हार्ड का दिमाग हार्ड जाता होता है कि नहीं होता? महाराज वर्क हार्ड ऐसा कहते कहते कितने हार्ड हम स्वयं हो गए पता ही नहीं है। क्यों हो गए? क्योंकि आपने अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता नहीं रखी। आपने अपने लक्ष्य में बीच में जो एक एंजॉय करना चाहा उस कारण से एक कठिन हो गया। महाराज एक एंजॉय शब्द आ गया, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, कर दें। शायद एक आधा हमने प्रवचन में तो किया है, लेकिन आप लोग इतने महाभागी हैं कि आपको सामान्य प्रवचन की बजाय स्पेशल क्लास चाहिए होती है, इसलिए उस पुण्य का उपयोग आप कर लो। हमें लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उस समय प्रवचन वाली बात हमने कभी कही थी, शायद मुझे याद आ रही एक बार कही थी, उस दिन शायद नहीं होंगे, लेकिन आज सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, है कि नहीं? महाराज जनरल पंचायत भी तो होगी नहीं उसको अन्यथा कर लेना, अभी आवश्यक चीज होती है तब जनरल है, जनरल नहीं स्पेशल पंचायत कर दो चलो। तो अब क्या एंजॉयमेंट क्या होता है, और पहले बात कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के स्रोत जो आपने बना के रखे, क्या success is so many elements just like hard work, focus, vision, attitude, thinking, confidence and luck, and confidence is the engine of that thing। मतलब सफलता के कई सारे अवयव हैं, क्या कठिन परिश्रम, नजरिया, हाँ, और क्या हार्ड वर्क, फोकस, हाँ, एकाग्रता, विजन, व्यवहार, भाग्य और आत्मविश्वास, बहुत सारे हमने भाग बना के रखे, अवयव बना के रखे। और होता क्या है कि इसको यदि हम विशुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम थोड़े थोड़े टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं। टूटी फूटी बोलो फिर भी ठीक है, लेकिन टूटी फूटी क्यों बोल रहे हो? सुनो, टूटी पॉइंट नहीं, टूटा पॉइंट सुनो। तो अब क्या होगा, हार्ड वर्क तक ये ऑप्शन से जो बात समझ में आ गई, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए, आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें? एक उदाहरण समझते हैं। अभी 6:30 बजे आप मान लो कि कल आपका सुबह 7 बजे पेपर है, आप शाम को 6:30 बजे तक क्या कर चुके हैं? पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। अभी आपके पास 12.5 घंटे हैं एग्जाम के लिए। अब सुन लगता था कि एकदम एग्जाम के पहले लो निकलना चाहिए, तो क्या किया? थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। कैसे किया एंजॉय? थोड़ा सा घूम फिर लिया, थोड़ा सा कोशिश कर ली, गप खा ली, थोड़ा सा मूवी देख ली, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ, सुबह 7 बजे के जस्ट पहले थोड़ा सा वो अंडर कॉन्फिडेंस में आ गया। भाई क्यों आ गया? तो इस प्रश्न का जवाब तो हम तब ढूंढेंगे तब पहले ये पता लगाओ कि शाम को 6:30 बजे हम आत्मविश्वास से भरे क्यों आते हैं? वो तो इसलिए भरे थे क्योंकि हमने करने योग्य काम कर लिया था, तो तभी भी किया हुआ
नीचे कैसे आ गए, अंडर कॉन्फिडेंस में कैसे आ गए? तो हमने शाम को 6:30 बजे तक करने को काम तो कर लिया था, लेकिन बचे हुए जो समय थे उसमें मैंने नहीं करने को काम भी कर डाला। इसका मतलब क्या? करने योग्य कामों को कर लेना और उसी मुस्तैदी के साथ नहीं करने योग्य कामों को छोड़ देना, इन दोनों का तालमेल जिस मंच पर होता है उसी का नाम आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस की इससे सस्ती और सरल परिभाषा दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं है। होता है कई बार हम करने योग्य काम भी कर लेते हैं और नहीं करने को भी कर डालते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार करने योग्य तो नहीं किया, नहीं करने को कर डाला, अंडर कॉन्फिडेंस। कई बार करने को किया, नहीं करने को छोड़ा, नहीं छूट गया, अंडर कॉन्फिडेंस। जिस मुस्तैदी के साथ हम करने योग्य कामों को करते हैं, यदि उसी मुस्तैदी के साथ नहीं करने योग्य कामों को छोड़ दें, फिर आपके आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को दिखाने वाला दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं। हमारा बात समझ में आ गई कॉन्फिडेंस की। लेकिन कई बार नहीं करने योग्य कामों को भी तो करना पड़ता है एंजॉय के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब आपने नया शब्द करा दिया, एंजॉयमेंट, मनोरंजन, एंजॉयमेंट हो, एम्यूजमेंट हो या कुछ भी है। एक और नया शब्द आ गया, चिलैक्स। मतलब आपको शब्दों की नई जमात इकट्ठा करने में इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, भले उसका मीनिंग सेम निकलता था। पहले रिलैक्स था, अब चिलैक्स आ गया, मतलब चिल प्लस रिलैक्स इज इक्वल टू चिलैक्स। ये नए नए शब्द ढूंढ ढूंढ करके आपको लगता है कि आप बहुत मॉडर्नाइज हो गए, ऑर्थोडॉक्स शब्द से बदतर होते जा रहे हो, मॉडर्नाइज के तुम करते हो। तो सुनो, कोई बात नहीं, रिफ्रेशमेंट, रिक्रिएशन, ये ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को लाकर के आपको लगता है कि हमसे ज्यादा दुनिया में बुद्धिमान दूसरा नहीं है। ये बात है कि शाम को 6 बजे आकर के आपके सारी बुद्धिमानी धरी रह जाती है। नहीं, आप धरी मतलब रह जाती है, रह तो नहीं, खत्म कहाँ हो रही है। तो सुनो, अब व्हाट इज द एंजॉयमेंट, इसको समझ लेते हैं। उदाहरण ये वाला कि सुबह 7 बजे पेपर है, तो शाम को 6:30 बजे आपने तैयारी कर ली, रिवीजन कर लिया। अब थोड़ा सा एंजॉय करना था, तो क्या किया जाए? एक आध मूवी देख ली जाए। एक आध क्यों देखो, आपके पास 12 घंटे हैं, 4 काम देख सकते हैं। नहीं, उससे भी बोर हो गए, फिर क्या? थोड़ी सी गप खा ली जाए। तो थोड़ी सी जो आपके पास मुंह है, सामने वाले पास कान है, उसके पास तो आपके पास कान है, बोलते रहो, उससे भी फट गए। फिर क्या? थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट करने का नाम है एंजॉय, सो जाओ ना, 12 घंटे, उससे भी बोर हो गए। फिर क्या? थोड़ा घूम फिर लिया जाए। यदि घूमने फिरने का नाम एंजॉय है, सड़क खाली चले जाओ, घूमते रहो, काम की तरफ घूमा, क्या दिक्कत है? नहीं, उससे भी थक गए। तो फिर एंजॉय है क्या? मैंने जिस जिस चीज में भी एंजॉय ढूंढने की कोशिश की, उस चीज में मैं बोर हो गया। तो एंजॉय है क्या? इन सब में तो मैंने एंजॉय ढूंढा, उन सब में जो सिमिलर है उसका नाम एंजॉय है। क्या सिमिलर है? चेंजमेंट। चेंजमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजॉयमेंट। मतलब चेंज, परिवर्तन का नाम मनोरंजन है। मैं एक काम कर रहा था, उसमें जब बोर हो गया, थक गया, उसको परिवर्तित कर दो, आप वहां पर एंजॉय फील करने लग जाएंगे। अब मान लो साइंस का पेपर है, तो साइंस से आप मैथ तो चेंज करोगे नहीं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं। और साइंस यदि आप वो भी चेंज करते हो तो अंडर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाओगे। तो ऐसा क्या करें कि चेंज भी मिलता जाए और अंडर कॉन्फिडेंस में भी हम ना आ पाए। तो साइंस में चैप्टर टू चैप्टर चेंज करके भी आप एंजॉय फील कर सकते हैं, क्योंकि चेंजमेंट का नाम एंजॉयमेंट समझ में आ गया। अब मतलब एक चैप्टर का टेस्ट है, तो क्या चेंज करें? हाँ, आप चाहो तो पैरा टू पैरा चेंज करके भी एंजॉय फील कर सकते हो। और जो ऊपर दर्जे वाले होते हैं, वो लाइन टू लाइन चेंज में भी एंजॉय फील कर रहे होते हैं। और जो सबसे अव्वल दर्जे के एंजॉय करने वाले होते हैं, वो वर्ड टू वर्ड चेंज में भी एंजॉय कर लेते हैं। और पढ़ते वक्त वर्ड टू वर्ड चेंज तो मिल ही रहा होता है, क्योंकि हम एक वर्ड पे रुके तो नहीं होते हैं। इसका मतलब जिसको अपने एफर्ट्स में, अपने पुरुषार्थ में मनोरंजन करना आता है, उस व्यक्ति को अलग से मनोरंजन के लिए पुरुषार्थ नहीं करने पड़ते। और जिसको अपने पुरुषार्थ का, अपने एफर्ट का एंजॉय करना होता है, उसी व्यक्ति के लिए हल्के फुल्के एंजॉय करने पड़ते हैं और परिणाम निकलता है अंडर कॉन्फिडेंस। तो समझ में आ गई बात आपको? अंडर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है और एंजॉयमेंट क्या है? इस सरल शब्दों में सस्ती परिभाषा आपको मिल गई। इसके अलावा जो भी इसकी परिभाषा मिलेगी, किसी की लीपा बोलती मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। एक प्रश्न आया हमारे पास,
कुछ प्रश्न सामने रखे भी हैं, उसको लेने वाले कल भूल गए थे, आज हम याद है रखेंगे इसको। एक प्रश्न आया, बोले महाराज बात तो समझ में आ जाती है आपकी, एक और प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ पूछो। कोई काम लगातार करने से अच्छा रहता है कि बीच बीच में रुक रुक करने से अच्छा होता है? अब वो कहना चाह रहे थे पूजा वाले काम में। महाराज कई बार ऐसा लगता है वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, तो लगता है पूजा करते का तो नहीं कुछ हो गए, और जब एक आध बार सोच कर लगता है, फिर उसके बाद करते तो लगता है कि हाँ पूजा में कुछ नया बना गया, तो क्या किया जाए? उनने पूजा के बारे में पूछा था, वरना पढ़ाई के बारे में पूछ लेते, गृहस्थी के बारे में पूछ लेते, स्वाध्याय के बारे में पूछ लेते, बात तो कोई है, प्रश्न उदाहरण बदल जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है ना। तो अब उनकी प्रश्न तो अच्छा जान दी हमारे ऊपर, तो हमने कहा उनको उत्तर भी अच्छा देना पड़ेगा। अब उत्तर तो तब समझ में आए तब अच्छा उदाहरण मिल जाए। उनका उत्तर था अच्छा उदाहरण मिल गया हमारे लिए। सुनो, नई चीज है, समझ में आ रहा आपको? बोर तो नहीं हो रहे? हो जाओ तो हमें क्या दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है। महाराज आप बोर नहीं होने देते, ना सोने देते, कम से कम थोड़ा सा आप बीच में रुक जाओ ताकि हम सो तो लिया करें। सोने की जरूरत पड़ा है, शाम को आए और सुनो पहले, सुनो। तो हमने एक उदाहरण दिया, आपने कभी लकड़ी को कटते हुए देखा? हाउ महाराज ये बाजू में कटती है ना, आप किसी समय सिलन करते नहीं क्या है, बाजू में काटता था आपका। तीन प्रकार से आप उस लकड़ी को काट सकते हैं। एक तो कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, है ना? देखा कभी कटते हुए देखा? कुल्हाड़ी जानते नहीं जानते? इंग्लिश में बोले इसको भी, बेटा हिंदी आपको आती है, धन्यवाद। अंग्रेजों की थोड़ा सा बता के रखिए आपने। तो सुनो, एक तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। कुल्हाड़ी में क्या मान लो लकड़ी ये है, ऐसा करते हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए लकड़ी टच होती है और कई सेकंड के लिए वो पीछे आगे होती है, ऐसा ही ना? और कट तो जाती है, लेकिन कटती कम फटती ज्यादा है। उसकी फिनिशिंग कैसी होती है? रद्दी टाइप की, फट गई ऐसे, कट तो गई। मतलब जहां पर पुरुषार्थ का समय कम 1 सेकंड का और बीच में गैप का समय ज्यादा है, यहाँ गई और फिर यहाँ आई, फिनिशिंग कैसी आई आपको मालूम है। एक दूसरा तरीका है लकड़ी काटने का, आरी से। देखा आरी? जानते हैं क्या? पूछना पड़ता है ना। अब लकड़ी काटी आपने, उसमें क्या होता है? उसमें भी बीच में गैप और एफर्ट्स के बीच का समय आप समझो, बीच में दांते होते हैं, कुछ कुछ बीच में गैप भी होते हैं, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करते हैं, तब कटती लकड़ी। उसमें फिनिशिंग कैसी आती है आपको पता है? जब पुरुषार्थ कम गैप ज्यादा, फिनिशिंग रद्दी वाली। जब पुरुषार्थ और गैप बराबर बराबर, फिनिशिंग उससे तो अच्छी, लेकिन थोड़ा सा भी उधर जाना पड़ता है, तब जाके चमकदार बनती है लकड़ी। और एक है जो आपकी कटर मशीन होती है, कभी देखा आपने? कटर मशीन चलती रहती है, उसमें भी बीच में गैप्स होते हैं, उस गैप बहुत बारीक से होते हैं, आपको देखने में नहीं आते, लेकिन जब कंटिन्यू चलती रहती है गोल गोल तो गैप समाप्त जैसे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसमें गैप है, तो जहां पर पुरुषार्थ ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा, गैप कम, वहां पर सबसे बेहतरीन फिनिशिंग है। जहां पर पुरुषार्थ और गैप बराबर बराबर, वहां पर कम फिनिशिंग है, और जहां पर गैप ज्यादा, पुरुषार्थ कम, वहां पर रद्दी फिनिशिंग है। अब आप समझ जाओ, आपको फिनिशिंग लानी है तो बीच में एंजॉय करने के लिए गैप पैदा करना है कि कंटिन्यू करना है? स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। गति धीमी भली हो लेकिन लगातार हो तो रेस में आपको अव्वल ले आएगी, जैसे ही कछुआ होता है। नहीं है तो फिर खरगोश जैसा करोगे तो क्या होगा? अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, बीच में आप सो जाएंगे, वो सो जाएंगे तो फिर खो जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ प्रगतिशाली होना चाहिए। क्यों? एक उदाहरण सुन लो आप। पानी खींचने वाली मशीन होती है ना आपके घर में, होता नहीं? हाँ, कभी देखा हो तो समझ में आएगा आपको। तो पानी खींचने वाली मशीन में यदि एयर बबल आ जाए तो कितना भी अच्छा पानी भरा क्यों ना हो, अच्छा वोल्टेज भी हो और अच्छी हॉर्स पावर की मशीन भी हो, एक बूंद भी पानी यहाँ से वहां नहीं खींचता, फिर मुंह से खींचना पड़ता है और मुंह खींचते खींचते यहाँ तक खींच जाती है। होता है, कभी देखा हो आप, तब समझ में आएगी वाली बात। और दूसरा एक छोटा सा टुल्लू पंप है, इतनी हार्ड हॉर्स पावर से भी कम की हॉर्स पावर की मशीन है, पानी भी कम बचा है, वोल्टेज भी कम है, लेकिन कंटिन्यू चलती रहे तो लाखों गैलन पानी यहाँ से वहां कर सकती है। इसका मतलब है कि निरंतरता है, लगातार यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कम अभ्यास और कम पुरुषार्थ में भी बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। और जब हम बीच में गैप कर लें
तो बड़े बड़े योद्धा भी धराशायी हो जाते हैं। महिला शक्ति तो नागपुर की है, उसने छोटे छोटे पुरस्कार में कितना बड़ा काम करके दिखा दिया, आपको पता है? 100 रुपए में 100 रुपए का पुरस्कार किया, लेकिन लगातार पुरस्कार किया तो फिर इतना बड़ा करोड़ों का मुख्य दरवाजा अपने नाम कर लिया। ये भारतवर्ष की महिला समाज के लिए हम करने की ये उदाहरण आप समझ के देखो तो सही। और एक और चीज बताते हैं आपको, यहाँ नागपुर में विशेषता देखी, रोज लोग आप समझ लेना, सावधान हो जाना। आप लोग के घर में भेड़िया बहुत है, हाँ भेड़िया आकर के बता जाते बोले महाराज हमारी जो ये है ना खूब रखे छोड़े नहीं है, अब घर का भेड़ी। हाँ ये यहाँ की विशेषता देखी हमने नागपुर की, यहाँ की महिला शक्ति इतनी सशक्ति वाली है कि उसकी पावर के आगे अच्छे अच्छे पुरुष लोग नतमस्तक हो जाते हैं, और फिर जब आते तो पीछे से खड़ा कर दे महाराज यही है हमारे वे। अब बताओ संभाले रखना आप लोगों को। एक मतलब महिला शक्ति ने ऐसे कई अनुकरणीय उदाहरण बना के दे दिए। जितने पुरुषों ने यहाँ पर दान किया है उनमें से 60% महिलाओं का योगदान पीछे से लगा, और बाकी जो शेष रह गए उनका भी उनका योगदान तो जारी है। अब आप लोग 40% जो बचा है आपके हाथ में, कम से कम आप अपनी सामर्थ बढ़ाओ ताकि 50-50 तो हो जाए। नहीं तो बाद में यही आएगा कि जब लिखा जाएगा इतिहास तो नाम यही आएगा कि बनाने वाला में नाम किसका आया, महिलाओं का। देखो यहाँ भी शक्ति ज्यादा ही है। ये तो समोसे से लगा रहा, समोसे में भी 1/3 पुरुष होते हैं और 2/3 हाँ 2/3 महिलाएं होती हैं, अथवा 3/4 महिलाएं होती है, 1/4 पुरुष होते हैं। ये व्यवस्था कैसे चली आ रही है, यहाँ भी वही है। फिर भी आप चाहते रहते हो कि जो जनरेशन का जेंडर गैप जो हो रहा है ना वो कम होता है, महिलाएं कम होती जा रही, पुरुष ज्यादा होती जा रही। कितनी भी कम हो जाए लेकिन अच्छे काम करने में महिलाएं हमेशा अव्वल होंगी, जैसे कि नागपुर की महिलाएं, चाहे ताली बजाना हो चाहे कुछ भी। हाँ अब देखो एक प्रश्न है, महाराज जी यदि कोई हमारा बार बार अपमान करता है और दिल दुखाता है, फिर भी हम उन्हें क्षमा कर देते हैं और अपना लेते हैं, लेकिन इस बार इसी तरह से हमने बात करना ही छोड़ दिया, तो क्या हमें बैर पाप का दोष लगता है? तो कैसे तालमेल बैठाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न कल का है, आज सामने आ गया है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने कन्फेशन भी किया और अपनी अंदर की व्यथा भी बता दी। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू कन्फेस इज डिवाइन। मतलब गलती करना एक मनुष्यता की निशानी है, और उसको कन्फेस करना यानी उसको स्वीकार कर लेना ये देवता की निशानी है ना। अब इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के जवाब के रूप में। ठीक है, सामने वाला बार बार गलती करता है, आपका अपमान करता है। एक उदाहरण सुने, आपका अपमान किया ना, आपने बार बार क्षमा किया, और जब क्षमा करने से बार बार उसकी गलतियां बढ़ती जा रही हैं तो आपको लगा कि छोड़ ही दिए जाए, इससे बात करनी बंद कर दी जाए। आप यदि वाकई में बात करना बंद कर दिए हैं तो उसके प्रति आपको कुछ ना बुलबुली होनी चाहिए ना गड़बड़ी होनी चाहिए, और यदि नहीं हुआ है तो फिर अभी ना क्षमा हुआ है ना आप उससे बैर छोड़े हुए हैं। उसके बाद एक उदाहरण सुनो। हाँ उदाहरण सुनो, एक व्यक्ति था जो आए दिन एक बाजार से निकलता और बार बार एक व्यक्ति उसको बार बार अपमानित करता, इतना अपमानित करता, अपशब्द बोलता, गालियां देता, उटपटांग बोलता, फिर उसके बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर फिक्र नहीं आती। एक दिन की बात तो ठीक है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15-20 दिन, 1 महीना हो गया। ये सुनते सुनते वहीं एक दुकानदार था कपड़े का। कपड़े की दुकान सबसे ज्यादा कहाँ पर जैन समाज में, नागपुर में। घटना यहाँ की नहीं और के लिए तमन्ना की आपकी दुकान की बात चल रही। तो बस अब उससे रहा नहीं जा रहा, वो गाली देने वाला गाली देने में मशगूल और सहन करने वाला सहन करने में मशगूल। दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे को फर्क पड़ रहा है कपड़े दुकानदार वाले को। अब उसको लगा कि यार रोज की ये चीजें होती है, या तो ये बाबा जी हैं जो संत महात्मा को सुनते जा रहे हैं सब कुछ, इनके अंदर कोई कमी है। तब तो जाकर के सामने वाले को इतना अपमान भी सहन करते आ रहे हैं, प्रतिकार तक नहीं करते, या फिर माला कुछ और है। तो अब वो जो अपशब्द बोलता था उससे कौन बंदा बोल ले, तो कपड़े की दुकान
रामदास ने श्री बाबा जी को बुला लिया, बोले महात्मा जी यहाँ आइए थोड़ा सा। आ गए, सत्संग तो ठीक बेचारे। बोले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ आपको सामने वाला व्यक्ति इतनी गालियां देता है, और पहले दिन तो कम दी थी, जैसे जैसे आप सहन करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। या तो आपको कुछ कमी है, या फिर यदि कमी नहीं है, आप साधु पुरुष हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि समाज सुधार भी करें। और आपके कारण यदि वो सामने वाला इतने अपशब्द बोलता है, उसका प्रभाव आसपास के माहौल पर पड़ता है, तो इसमें जिम्मेवार आप माने जाएंगे कि आप सुधार भी करना चाह रहे हैं। वही बात तो ठीक है, लेकिन आप सहन कैसे करेंगे बताओ? बहुत कठिन प्रश्न कर दिया आपने। बोले मैं इसका उत्तर 1 हफ्ते बाद दे दूं तो चल जाएगा। बोले 1 महीना तो हो गया, सोच नहीं पाएंगे क्या? बोले आपने 1 महीने पहले पूछा होता मैं सोच लेता, अब पूछा तो आज है ना, मैं 1 हफ्ते बाद उत्तर दे दूंगा। लेकिन तब तक आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपकी दुकान का ही है, बोले कपड़े की है, आप मेरे लिए तो कपड़े के बड़े बड़े चिंदियां खर्च कर सकते हैं। अरे वो तो बहुत बेस्ट है, स्क्रैप इतना निकलता है कि खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों वो चिंदियां हो ना, पट्टियां जो हो, वो समान लंबाई चौड़ाई की हो। चल जाएगा, कर सकते हो आप? हाँ कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उत्तर तो दोगे। बोल दिया ना 1 हफ्ते बाद दूंगा, ठीक है। वो सोच के आया था ये बाबा जी से पूछ लूंगा या मेरे काम बता गए को कर लूंगा, कोई बात नहीं। क्या करता है इसके लिए? बोले इतने वो अपशब्द देता है मेरे लिए, उसके प्रति शुद्ध एक गांठ लगा देना स्थिति में, एक स्थिति में, ठीक है? कितना कर लोगे? हाँ कर लेंगे, बता दूंगा कि कितना सहन कर रहे हो, तो बहुत सहन करो तो फिर भी ठीक है, पूरे पूरे माहौल को खराब कर रहे हो, इसमें निमित्तार्थ हो गए, ठीक है। गया 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए। अब तो वो जिंदगी में इतनी गांठ लग गई कि दूसरी लगाना मुश्किल। अब वो बड़ा वैसा कलाकार हो गया कि कभी बाबा जी आए और मेरे प्रश्न का उत्तर दें ताकि मैं नए ढंग से बच पाऊं। गांठ लगाना ही बता दें मेरे लिए, मैं तो दुकानदार था, ये गांठ लगाना शौक है हमारे। अब जैसी अंतिम 7वां दिन हुआ, उससे रहा नहीं जा रहा, बोले बाबा जी जरा, वो कुछ बोलता है इसके पहले उन्हें बुला लिया। बोले सुनो, आप मेरे लिए 7 दिन पहले एक काम सौंप गए थे ना? बोले हाँ सौंप गए थे, मैंने कर लिया, लेकिन अब पहले उत्तर दे दो। देखो कितनी मैंने तो मेरे जैसा बुद्धिमान था कि इतनी छोटी छोटी गांठें लगाई ताकि पूरा 1 हफ्ते तक चल पाए वो कपड़ा, और दूसरा होता तो 2-3 गांठ में पूरा काम कर देता। बोले कर लिया ना? बोले हाँ कर लिया। देखो, बोले एक काम और कर लो। बोले अपने आप बताना, ये ज्यादा भारी नहीं है, 2 सेकंड का काम। बोले आप कपड़े का काम तो करते हैं? बोले हाँ। ये रेडीमेड वाला नहीं, पैंट वाला नहीं, यूनिफॉर्म वाला नहीं, वो जो थान फाड़ने वाला होता है वो काम की बात चल रही है। तराजू आपके पास है? हाँ है। बोले तराजू की एक पाले पर एक गांठ वाली पट्टी रखो और दूसरे पाले पर तो अपने पट्टी सामान थी ना वो रखो, और वजन तोलो, किसका वजन ज्यादा होगा? गांठ वाली का। आपने वैसे बोल रहा, वैसे उसने बोल दिया। जब उसने तोला तो दोनों में किसी का वजन ज्यादा कम नहीं था। क्यों? गांठ के अंदर कुछ रखता, एक अंदर पत्थर भी, तो गांठ वाली पट्टी भारी हो जाती। दोनों में जब गांठ मात्र लगी है तो चाहे खुली पट्टी हो चाहे गांठ वाली पट्टी हो बराबर रह जाती है। ऐसे सामने वाला व्यक्ति अपशब्द बोल करके अपमान करके आपके अंदर गांठ तो बना रहा है, लेकिन उसमें आप अपनी तरफ से कुछ रखोगे तब जाके आप भारी हो पाओगे। जब मैं अपनी तरफ से कुछ रखता ही नहीं, तो चाहे वो हमारे लिए अपशब्द बोल दे, चाहे वो हमारे लिए दे गाली, या फिर उसने हमारी स्तुति गाली, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ, उन्हीं शब्दों से अपशब्द बने हैं और उन्हीं शब्दों से स्तुति बनी है, मेरे अंदर भाव में उन शब्दों का अर्थ जो निकलता है वैसे वैसे मैं परिणाम कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ वो अ से लेके ज्ञ तक, ए से लेके जेड तक, कोई तो अल्फाबेट है, कोई तो वर्णमाला है, इसने शब्दों का ऐसा अर्थ मेरे सामने रख दिया, तो मेरा अंदर अर्थ निकालने की क्षमता इतनी अच्छी है तो उसके अपशब्दों में भी विफल नहीं होगा। और यदि मेरे ही अंदर उनके अर्थों को निकालने की क्षमता जवाब दे गई है, तो फिर ए को मैं एप्पल नहीं ए मानता हूं। तो उसको बात समझ में आ गई। ये प्रश्नकार को बात समझ में यदि आ गई हो तो समझ लेना। तो क्षमा की बात आपने इसमें पूछी। अब क्षमा मेरे से पूछना, आप लोग बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? बोले महाराज पर्व करवाने वाले क्षमा वाणी भी मनाएंगे हम, और उत्तम क्षमा भी सबसे बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा, जो क्षमा वीरों का आभूषण है, अच्छा आप छोटे मोटे आभूषण खरीदने जाते हैं बाजार में, सराफा में,
कराते कि नहीं कराते? लैब टेस्ट भी कराते हैं और एसिड टेस्ट भी कराते हैं, जिसको अग्नि परीक्षा बोलते हैं। कराते कि नहीं कराते? अब जो छोटे मोटे हर व्यक्ति आभूषण खरीद सकता है, उसको भी खरीदते वक्त आप एसिड टेस्ट कराते हैं, अग्नि परीक्षा कराते हैं, तो जो वीरों का आभूषण है उसकी अग्नि परीक्षा नहीं कराओगे क्या? महाराज कैसे कराई जाती है? तो सुन लो। तो क्षमा जो वीरों का आभूषण है उसका भी एसिड टेस्ट होता है। क्या होता है? जिसको अपने आपने क्षमा किया है अथवा जिससे आपने क्षमा मांगी है, दोनों ही बातें, क्षमा किया है अथवा क्षमा मांगी है, उसकी उन्नति में आपको अंदर से गुदगुदी होने लग जाए और उसकी पीड़ा में आपकी रूह कांपने लग जाए, तब तो मानना कि आपका क्षमा वाणी सार्थक हुई है। नहीं तो मात्र क्षमा वाणी कार्ड का आदान प्रदान हुआ है तो डस्टबिन की शोभा तो बढ़ा रहा, वीरों की शोभा नहीं बढ़ाता। क्षमा मांगने के लिए तो इंसान बनना पड़ता है, लेकिन क्षमा करने के लिए भगवान बनना। और जिसके अंदर क्षमा दान देने की सामर्थ्य आ जाती है, भगवत सत्ता उसका इंतजार कर रही होती है। इसलिए यदि आपके अंदर क्षमा भाव आया है, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, क्षमा भाव यदि आया है तो उसकी उन्नति में आपके अंदर गुदगुदी कितनी हो रही है इसकी परीक्षा स्वयं करो। और उसकी यदि पीड़ा में यदि आपको रूप कांपने लगे, इसकी परीक्षा स्वयं करो, फिर इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपशब्दों से भी आपका नुकसान ज्यादा नहीं हो गया यदि आपने अपना नुकसान ना किया हो तो, और क्षमा करने के बावजूद भी उसका यदि भला हो रहा है तो आपका भला अवश्य होने लग गया होगा, और उसका यदि बुरा हो रहा हो तो उसके बुरे को रोकने का प्रचार आप करने लग जाओ, आपका भला फिर से हो जाएगा। एक और प्रश्न रखा है सामने, ये कि पेंसिल से लेते हो तो लाइन में दिखाई नहीं देता, एक्सपेक्टेशंस जीरो रहती हैं फिर भी उम्मीद क्यों रहती है? अच्छा, कि एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद में मीनिंग का भी फर्क है क्या? उम्मीद उर्दू शब्द है और एक्सपेक्टेशन इंग्लिश शब्द है, और हिंदी में उसको अपेक्षा बोलते हैं। अब प्रश्न क्या करना चाहते हो आप पहले समझ लो। मैं भी एक और आया प्रश्न, अरे राम, ये तो पेंसिल से भी लिखा है, छोटे अक्षरों में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। ओ, ये लिखा इंग्लिश में है, मतलब लिपि इंग्लिश की है, रोमन है, और बात पूरी हिंदी में लिखी है। मतलब मोबाइल की भाषा यहाँ तक आ गई, महाराष्ट्र की भाषा आ गई। धन्य है। कौन है प्रश्नकार? उनके सामान डालो, ज्यादा बच्चे बना ऐसे लकड़ी को जब पढ़ते हैं, क्या लिखा है सब इसको, हाँ थोड़ा सा अक्षर छोटे हैं और पेंसिल से लिखा है, इसमें चमक रहा है। हाँ, खड़े होकर पूछ लो किसका है। हाँ, कल से कोई भी यहाँ प्रश्न लिखे तो पेन से लिख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट से चमक जाती है पेंसिल यहाँ पर। लिखा तो हिंदी में है लेकिन उसके वर्ड्स बहुत छोटे होते हैं। प्रयास करें उनके सभी का ये है, मतलब अंग्रेजों की हिंदी तो अपने ऊपर एक तरह से कृपा है कि अपने लिए हिंदी की इंग्लिश में लिखना सिखा रहे हैं। कृपा अपने आप। सबसे पहले आप समझिए, वो देश, वो राष्ट्र गूंगा है जिसकी अपनी भाषा नहीं है। जब आपकी भाषा नहीं होती तो आप गूंगे माने जाते हैं, तो राष्ट्र भाषा ना हो तो राष्ट्र भी गूंगा माना जाएगा। इस विषय को मैं कल लूंगा क्योंकि आज समय पूरा 7 बज गए हैं। यदि आपके पास इसको सुनने की अंदर से जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो इसको सुनने के लिए आप अवश्य आइए, क्योंकि राष्ट्र गूंगा कैसे बन जाता है और राष्ट्र के लिए बोल और भाषा कैसे मिलती है, ये आपको कल बताने वाले हैं। आप तैयार होकर के आइए। हाँ, अच्छा, संडे है तो क्या मतलब होता है? देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो है, संडे वाले 10 दिन और बढ़ जाएंगे, बाकी सब तो रेगुलर वाले हैं कि नहीं? तो ना आज अच्छा कम रेगुलर वाले हैं। देखो कितने कोई भी समाधि परिणाम सोची स्वात्मोपलब्धि शीर्षक सिद्धि चिंता
पूज्य मुनि श्री स्वामी सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज की